रात के 2 बजे थे जब 8 साल के आर्यन ने अपने कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनी। आवाज उसकी नई गुड़िया रूही की थी, जो एक ऊंची शेल्फ पर बैठी थी। आर्यन की मां ने कहा था कि रूही की आंखें खराब हैं, इसलिए उसे ऊपर रखना। लेकिन अब हल्की चांदनी में आर्यन को लगा जैसे उसकी कांच की आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। बाहर आ जाओ आर्यन, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने रेत पर अपना नाम लिखा हो। आर्यन ने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया। उसने सुना कि शेल्फ से एक धीमी थंप की आवाज आई और फिर उसके पैरों के पास नन्हे लकड़ी के कदमों की आवाज आई। कंबल के नीचे से उसने देखा, रूही अब फर्श पर थी। वह उसकी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि कमरे के बंद दरवाजे की ओर देख रही थी। गुड़िया ने फुसफुसाहट से भी धीमी आवाज में कहा, वो आ रहा है आर्यन, और मेरे पास चाबी नहीं है। इससे पहले कि आर्यन चीख पाता, दरवाजे पर उसी तरह की धीमी लकड़ी की दस्तक हुई जैसी रूही के शेल्फ से आने पर हुई थी, और इस बार दस्तक उसके कमरे के अंदर से आई थी। दरवाजे पर उस भयानक दस्तक के साथ ही कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। आर्यन अपने कंबल में सिकुड़ गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं था, यह सब असली था। रूही अभी भी फर्श पर थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, जैसे वह भी आने वाले खतरे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले की घूरती हुई अभिव्यक्ति नहीं थी। अब वह शांत और भयानक दिख रही थी। दस्तक फिर हुई, इस बार और धीमी लेकिन ज्यादा गहरी, जैसे कोई भारी चीज दरवाजे पर रगड़ी जा रही हो। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई कराहती आवाज निकली। रूही ने धीरे से अपना सिर आर्यन की ओर मोड़ा। उसकी कांच की आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं, और इस बार उनमें एक भयानक मजाक था। तूने सुना आर्यन? रूही ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब केवल आर्यन के कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह मेरे लिए आया है और अब मेरे पास चाबी है। आर्यन ने डरते हुए देखा। रूही के नन्हे लकड़ी के हाथ में एक छोटी झंग लगी चाबी थी, जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। ये चाबी कहां से आई थी? क्या यह वही चाबी थी जिसके बारे में उसने पहले फुसफुसाया था? दरवाजे पर फिर से खुरचने और दस्तक की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज और अधीर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रूही मुस्कुराई, एक भयानक डरावनी मुस्कान जो किसी गुड़िया के चेहरे पर नहीं हो सकती थी। अब मैं उसे खोलूंगी, उसने कहा। क्या तुम खेलना चाहते हो आर्यन? ये कहते ही रूही धीरे धीरे अपने नन्हे लकड़ी के पैरों पर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ चाबी उसके हाथ में धीरे धीरे चमक रही थी। आर्यन सिर्फ देख सकता था। वह हिल नहीं सकता था, वह बोल नहीं सकता था। वह जानता था कि अब जो भी दरवाजे के पीछे था वह बस खुलने ही वाला था। रूही, उस नन्ही लकड़ी की गुड़िया, दरवाजे तक पहुंच गई थी। आर्यन कंबल के नीचे दुबका हुआ कांप रहा था। वह रूही के पीछे बंद दरवाजे पर होने वाली खुरचन और खटखटाहट की आवाज साफ सुन सकता था। तैयार हो जाओ आर्यन, रूही ने फुसफुसाया। खेल शुरू हो रहा है। रूही ने झंग लगी चाबी को दरवाजे के ताले में डालने के बजाय दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक अदृश्य छेद में डालने की कोशिश की। दरवाजे पर कहीं कोई ताला नहीं था, लेकिन जैसे ही रूही ने चाबी को लकड़ी के एक खास बिंदु पर छुआया, वहां एक हरा मटमैला प्रकाश झलका। उसी पल दरवाजे के पीछे से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। एक भयानक चुप्पी छा गई। आर्यन ने सोचा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन फिर दरवाजे की लकड़ी पर चाबी के चारों ओर दरारें पड़ने लगी। वे दरारें तेजी से फैलीं और लकड़ी अंदर की ओर मुड़ने लगी। दरवाजा जोर से छर्र की आवाज करते हुए अंदर की ओर खुल गया। दरवाजे के उस पार कोई गलियारा या कमरा नहीं था। वहां था सिर्फ गहरा काला शून्य, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से कोई रोशनी या आवाज वापस नहीं आ रही थी। उस शून्य से सड़ी हुई हवा का एक झोंका आर्यन के चेहरे से टकराया। रूही ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उस शून्य की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। तुमने देर कर दी, रूही ने उस अंधेरे में फुसफुसाया। चाबी अब मेरे पास है। अचानक उस शून्य के भीतर से 2 भयानक पीली आंखें चमक उठी। वे आंखें स्थिर नहीं थीं। वे एक छोटे बच्चे की ऊंचाई पर थीं और तेजी से रूही की ओर बढ़ रही थीं। रूही ने चाबी को जोर से जमीन पर फेंका। जैसे ही चाबी जमीन पर गिरी, उस शून्य में से एक पतला, तेजी से बढ़ता हुआ काला हाथ बाहर निकला और उसने रूही को तेजी से पकड़ लिया।
रूही ने कोई चीख नहीं निकाली। वह बस उस काले शून्य में खींची चली गई। उसकी लकड़ी की टांगें फर्श पर जोर से घिसटी। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से उस अंधेरे में समा गई, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में फिर से रात की सामान्य शांत ठंडक छा गई। दरवाजा अब वैसा ही लग रहा था जैसा पहले था, बंद साधारण लकड़ी का दरवाजा। आर्यन ने धीरे से अपना कंबल हटाया। रूही चली गई थी। दरवाजे के पास फर्श पर सिर्फ एक झंग लगी चाबी पड़ी थी। आर्यन जल्दी से बिस्तर से उठा और जाकर चाबी को उठा लिया। चाबी छूने में अब गर्म थी। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और वापस बिस्तर पर चढ़ गया। वह जानता था कि रूही ने उसे उस चीज से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, लेकिन अब वह यह भी जानता था कि वह चीज जो दरवाजे के पीछे छिपी थी, उसे चाबी मिल चुकी है। और अगली बार जब वह फुसफुसाहट सुनेगा, तब दरवाजे पर दस्तक अंदर से नहीं बल्कि चाबी से खोली जाएगी। आर्यन 16 साल और परी 12 साल भाई बहन थे। दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक भी हो जाती थी। एक दिन परी ने गलती से आर्यन की नई क्रिकेट बॉल गुम कर दी। आर्यन गुस्से में परी पर चिल्ला पड़ा, तुम हमेशा मेरी चीजें क्यों खराब करती हो? अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। परी को बहुत बुरा लगा। वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। शाम तक आर्यन का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन परी अभी भी रूठी हुई थी। उसने खाना नहीं खाया और न ही कमरे से बाहर निकली। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपनी गुड़िया, वह प्यार से परी को यही कहता था, को मनाकर ही रहेगा। आर्यन ने एक सुंदर कार्ड लिया जिस पर परी का पसंदीदा कार्टून बना था। उसने उस पर लिखा, प्यारी परी, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में कुछ भी बोल गया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। प्लीज बाहर आ जाओ और बात करो। तुम्हारा भाई आर्यन। उसने कार्ड दरवाजे के नीचे से सरका दिया। जब नोट से बात नहीं बनी तो आर्यन किचन में गया। उसने परी के पसंदीदा चीजी नूडल्स बनाए और साथ में एक बड़ी सी डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट ली। वह दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, परी, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए हैं और यह रही तुम्हारी चॉकलेट। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं सब खुद खा जाऊंगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आर्यन ने दरवाजे के पास खाने की प्लेट रख दी। आर्यन जानता था कि परी को बार्बी के गाने बहुत पसंद हैं। उसने अपना गिटार निकाला और परी के कमरे के सामने बैठकर उसका पसंदीदा गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। गाना खत्म होते ही उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे बिना घर कितना खाली खाली लग रहा है। ड्रामा जब संगीत का भी कोई असर नहीं हुआ तो आर्यन ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने जमीन पर बैठकर जोर से मजाक में आहें भरना शुरू कर दिया। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। लगता है मेरी छोटी बहन मुझसे बात नहीं कर रही, इसलिए मैं बीमार पड़ रहा हूँ। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरी बहन चाहिए। मान गई गुड़िया। ये सुनकर अंदर बैठी परी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे लगा कि आर्यन सच में बहुत परेशान है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। आर्यन ने जैसे ही परी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत उठकर परी को गले लगा लिया। आर्यन ने कहा, सच में मुझे बहुत अफसोस है, अगली बार मैं चिल्लाऊंगा नहीं। परी भी रोने लगी और बोली, मुझे भी माफ कर दो भैया, मैंने आपकी नई बॉल खो दी। आर्यन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बॉल से ज्यादा तुम जरूरी हो मेरी गुड़िया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर बैठकर साथ में नूडल्स और चॉकलेट खाए। उस दिन उन्होंने सीखा कि कोई भी चीज उनके प्यारे रिश्ते से बढ़कर नहीं होती। आधी रात का यात्री रात के 1 बजे घना जंगल, तेज होती ठंड और काले आसमान पर बादलों का भारी साया। आरव बस से उतरकर सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। उसका मोबाइल नेटवर्क खो चुका था और उसके कदमों की आवाज उसके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। हवा में मिट्टी की बूंद और किसी अजीब सी गंध का मिश्रण था, मानो कोई सड़ा हुआ मांस आसपास पड़ा हो। थोड़ी दूर उसे धुंध में धुंधला सा एक स्टॉप शीटर दिखाई दिया, लकड़ी की टूटी झोपड़ी सी। वह वहीं जाकर खड़ा हो गया। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हिला। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? जवाब नहीं मिला, बस वही सरसराहट।
लेकिन इस बार और तेज। वह पीछे हटने ही वाला था कि झोपड़ी के पीछे से एक पीलापन लिए आदमी बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए, हाथ में पुराना जंग लगा लालटेन और चेहरा नीला गीला, मानो अभी अभी दलदल से निकला हो। आदमी धीरे धीरे बोला, कहाँ जाना है? रास्ता भटक गए क्या? आरव कांपते हुए बोला, जी स्टेशन तक जाना है। आदमी मुस्कुराया। उसके सड़े दांत अंधेरे में भी दिखाई दे रहे थे। आओ मैं ले चलता हूं, बहुतों को छोड़ आया हूं। उसने लालटेन ऊंची की। आसपास की झाड़ियां ऐसे हिलने लगीं जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य चीज उन पर चल रही हो। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ आदमी के पैरों की आवाज नहीं आ रही। वह रुक गया। उसके पीछे चल रहे आदमी ने भी रुककर गर्दन ऐसे घुमाई जैसे हड्डियां टूट गई हों। चलो। उसकी फुसफुसाहट अब और गहरी, लगभग गुर्राती हुई। आगे रास्ते में एक पुराना लोहे का पुल आया। हवा में बदबू और भी तेज हो गई। पुल पार करते ही आदमी बोला, यहीं मैं छोड़ देता हूं, और अंधेरे में विलीन हो गया। आरव ने चैन की सांस ली और तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर एक चाय की दुकान दिखाई दी। वह भागकर पहुंचा और हांफते हुए बोला, वो पीछे एक आदमी मुझे यहां लाया। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? यहां तो कोई नहीं रहता। उस पुल पर तो 10 साल पहले बस हादसे में दर्जनों लोग मर गए थे। उनमें एक आदमी था जो लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश में मारा गया। आरव के हाथ कांपने लगे। वो गायब हो गया? दुकानदार ने पूछा। क्या वो लालटेन लिए हुए था? आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। दुकानदार डरकर पीछे हट गया। तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? वो तो आजकल लोगों को गलत दिशा दिखाकर वहीं पुल से गिरा देता है। आरव का गला सूख गया। गलत दिशा? लेकिन उसने तो सही रास्ता दिखाया। दुकानदार एक पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यहां तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और तुम उसी तरफ से आए हो जहां पुल है ही नहीं। आरव ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां धुंध, सन्नाटा और बहुत दूर एक लालटेन की हल्की रोशनी तेजी से उसकी ओर बढ़ती हुई। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दूं। कहानी का नाम आईने के अंदर। रात के 12:03 पर थे। रीना अपने कमरे में अकेली थी। बिजली जा चुकी थी, बस एक मोमबत्ती जल रही थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल ठीक कर रही थी। अचानक उसे लगा आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही है। वो ठिठक गई। उसने ध्यान से देखा। आईने में वही चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे रीना की आंखों में नहीं देख रही थी, बल्कि जैसे कहीं और देख रही हूं। रीना ने हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया, पर कुछ सेकंड बाद परछाई ने हाथ नीचे नहीं किया। रीना का दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटी, लेकिन आईने वाली रीना मुस्कुराई। एक ठंडी हंसी कमरे में गूंज उठी। तू बाहर क्यों है? यहां अंदर आ जा। आवाज आईने के अंदर से आई। रीना डर के मारे पीछे भागी। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे अंदर से बंद था। आईने के भीतर वाली रीना अब बाहर आने लगी। उसके हाथ शीशे से निकल रहे थे, ठंडे, सफेद और बर्फ जैसे सख्त। अगली सुबह रीना के कमरे का दरवाजा खुला मिला। आईना टूटा हुआ था और उसमें किसी की परछाई नहीं थी। सुबह के 6:30 पर रीना की मां ने दरवाजा खोला। कमरा बिखरा हुआ था, आईना टूटा हुआ, मोमबत्ती पिघली हुई और फर्श पर रीना का मोबाइल पड़ा था। उन्होंने डरते डरते फोन उठाया। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो चल रही थी। रीना कैमरे के सामने थी, लेकिन कुछ अजीब लग रही थी। चेहरा फीका, आंखें काली और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। वीडियो में रीना बोली, माँ अब मैं आईने के उस पार हूँ। यहाँ सब कुछ वैसा ही है, बस कोई बाहर नहीं निकल सकता। वीडियो बंद हो गया। उसी शाम पड़ोस की नेहा रीना के कमरे में आई। मामी मैं रीना की चीजें समेट दूं? उसने कहा। वो टूटा हुआ आईना उठाने लगी। अचानक शीशे के टुकड़े में उसने खुद को देखा, पर टुकड़े में दिख रही नेहा की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असली नेहा नहीं। एक ठंडी हवा कमरे में चली। आईने के टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे और शीशे के अंदर रीना की परछाई खड़ी थी। अब उसके साथ एक और चेहरा भी था, नेहा का। लोग कहते हैं उस घर के आईने में अब 2 लड़कियां दिखती हैं, और जो भी उन्हें देखता है थोड़े दिन बाद खुद गायब हो जाता है। अर्जुन एक फेमस हॉरर व्लॉगर था। उसका चैनल
भूतिया रातें पर लाखों सब्सक्राइबर थे। एक दिन उसे अपने फैंस से मैसेज मिले, रीना वाला घर कवर करो ना भाई, वहां आईने में आत्मा दिखती है। अर्जुन मुस्कुराया, अगर सच में आत्मा है तो आज मिलकर ही आते हैं। रात को 1 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर अर्जुन उस घर में घुसा। कमरा धूल से भरा था, दीवारों पर दरारें और बीच में वही टूटा हुआ आईना अब फिर से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये है रीना का कमरा। कहते हैं इस आईने में 2 परछाइयां दिखती हैं। वो कैमरे के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसकी परछाई दिखी, फिर धीरे धीरे तीसरी परछाई भी उभरी। अर्जुन पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने से एक धीमी आवाज आई। तीसरा आ गया। आईने में रीना और नेहा मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें अब काली नहीं, खाली थीं। अर्जुन चिल्लाया पर कैमरा गिर गया। वीडियो में बस उसकी आवाज रिकॉर्ड हुई, मदद करो, मैं अंदर खींचा जा रहा हूं। अगले दिन लोगों ने उसका कैमरा पाया। वीडियो अपलोड हो चुका था। शीर्षक था, आईने के अंदर, लास्ट एपिसोड। लोगों ने देखा, वीडियो के अंत में आईने में 3 परछाइयां थीं और तीसरी परछाई मुस्कुराकर बोली, अब अगला कौन? 3 हफ्ते बाद रीना, नेहा और अर्जुन तीनों लापता केस पुलिस के पास पहुंचे। लोगों की बातें सुन सुनकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम PIT को बुलाया गया। टीम की लीडर थी अनिका शर्मा, एक ठंडी, शांत और समझदार औरत जिसने पहले भी कई भूतिया केस सुलझाए थे। रात के 11:45 पर टीम रीना के घर पहुंची। कई कैमरे, सेंसर्स और EMF मीटर लगे। हर कोना स्कैन हुआ, कुछ नहीं मिला। फिर अनिका उस कमरे में गई जहां आईना था। जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, EMF मीटर लाल हो गया। टीम का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। अनिका ने धीरे से कहा, कौन है यहाँ? आईने में हल्की धुंध छाने लगी। धीरे धीरे 3 चेहरे उभरे, रीना, नेहा और अर्जुन। पर उनके पीछे कुछ और भी था। एक चौथा साया, लंबा, बिना चेहरा, बस 2 जलती हुई आंखें। सभी रिकॉर्डिंग डिवाइस फेल हो गए। आईने पर दरारें आने लगी और अंदर से किसी की चीख गूंजी। अनिका ने चिल्लाकर कहा, ये आत्माएं बंद नहीं, फंसी हुई हैं। वो जल्दी से आईने के पीछे गई। वहां दीवार पर पुराने खून के निशान थे। दीवार के अंदर से लकड़ी की जली हुई गंध आ रही थी। वो दीवार तोड़ी, अंदर एक पुराना कमरा मिला और वहां पड़ा था एक जला हुआ आईना जिस पर उभरा था एक नाम, मिस राधा। रिपोर्ट में लिखा गया। रीना का घर पहले राधा मिस का था, जो 20 साल पहले बच्चों को सजा देने के बाद खुद को आईने में जला चुकी थी। कहा जाता है वो आत्माएं अब उसी आईने में बंद हैं। रात को अनिका जब घर लौटी, उसके कमरे की दीवार पर एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था और उस पर लिखा था, अब तेरी बारी है। रात के 3 बजे, वही डेड टाइम। अनिका अपने घर के स्टडी रूम में बैठी थी। टेबल पर रखा टूटा हुआ आईने का टुकड़ा अब हल्का हल्का चमक रहा था। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। अगर मैं बची नहीं तो जो सुन रहा है, याद रखना, ये आत्माएं आईने में नहीं, आईना उन्हीं में है। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। ठंडी हवा चली और आईने के टुकड़े से फुसफुसाहटें आने लगी। हम यहाँ हैं, हमारे साथ आओ। धीरे धीरे हवा में धुंध छाने लगी और सामने रीना, नेहा, अर्जुन और मिस राधा प्रकट हुए। राधा की आंखें अब आग जैसी जल रही थीं। वो बोली, तुम इंसान लोग हमेशा हमें मिटाना चाहते हो, पर हम कभी मिटते नहीं। अनिका ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आई, तुम्हें मुक्त करने आई हूं। उसने जेब से पवित्र राख और गंगा जल निकाला। चारों ओर मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। आईना कांपने लगा, दीवारें थरथराईं। मिस राधा चीख उठी, रोक दो उसे, रोक दो उसे। रीना और नेहा की आत्माएं चिल्लाईं, पर धीरे धीरे उनका चेहरा शांत होने लगा। उनकी आंखों से आंसू गिरे और वो धुएं में बदल गईं। आईना जोर से फट गया। एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह के 6 बजे अनिका का घर पुलिस ने खोला। कमरा जला हुआ था। बीच में बस एक राख का ढेर था और एक नोट पड़ा था, अब कोई आईना नहीं बचेगा। जो भी खुद में झांकने की हिम्मत करेगा, वहां वही देखेगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है।